अच्छा, आज हम ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एंटी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और इसके रिलेटेड एमसीक्यूज। एंड नेक्स्ट वन मेरे पास होगा नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसको मैं शॉर्टकट ए से डिनोट करूंगा, एंटी एरोमेटिक डबल ए और नॉन एरोमेटिक एन ए से डिनोट करूंगा। क्लियर? अच्छा, इन तीनों में आप फर्क किस तरह करोगे? कंपाउंड में आप कंपैरिजन किस तरीके से करोगे कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है? तो इसके लिए देखो, यहाँ पे आपने कुछ रूल्स है इसके लिए, वो आपने याद रखने हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए पहला रूल कि कंपाउंड जो है वो साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक फॉर्म, ठीक है। सेकेंड नंबर रूल्स, उस कंपाउंड में कंजुगेशन होनी चाहिए, कंजुगेशन। और जिस चीज में भी कंजुगेशन होगा सो इट्स मीन के इसमें रेजोनेंस भी पॉसिबल है। तो शॉर्ट में इस तरह कह सकता हूं कि उस कंपाउंड में रेजोनेंस होगी। और रेजोनेंस कंजुगेशन का आपको पता किस तरीके से चलेगा? तो इसके लिए आप ये पॉइंट नोट कर दें कि अगर आपको अल्टरनेट पोजीशन पे डबल, सिंगल और डबल बॉन्ड मिल जाए, डबल, सिंगल एंड डबल, तो इट्स मीन कि ये कंजुगेशन है, उसमें रेजोनेंस होगी। अगर आपको अल्टरनेट पोजीशन पे डबल, सिंगल या इस पे नेगेटिव चार्ज हो, डबल, सिंगल एंड नेगेटिव, तो उसमें भी रेजोनेंस होगी, इसको भी हम कंजुगेशन कहते हैं। या अगर अल्टरनेट पोजीशन पे लेट सपोज डबल, सिंगल और या इस पे पॉजिटिव चार्ज हो, डबल, सिंगल, पॉजिटिव, तो उसमें भी रेजोनेंस होगा। या अल्टरनेट पोजीशन पे डबल, सिंगल और इसके साथ लोन पेयर हो, तो उसमें भी रेजोनेंस होगा। अच्छा, एक बात सुने, जब भी लोन पेयर कंजुगेशन में आता है, कल मैंने आपको वो 2 एग्जाम्पल बताए थे कि जब लोन पेयर कंजुगेशन में आता है तो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, याद है ना वो पायरोल वाला किस्सा। और जब लोन पेयर कंजुगेशन में नहीं आता तो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। लाइक अगर मैं पायराडीन देखूं ना, तो पायराडीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, ये कंजुगेशन में नहीं आ रहा, बिकॉज देखो डबल और डायरेक्ट लोन पेयर है, तो ये कंजुगेशन में नहीं है, तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर मैं पायरोल देखूं तो पायरोल का जो नाइट्रोजन के साथ जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में आ रहा है, तो अब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। देखिए, डबल, सिंगल एंड लोन पेयर, तो इट्स मीन कि जब भी एक लोन पेयर कंजुगेशन में आएगा तो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। और लास्ट वाला कि अगर आपको लेट सपोज इस तरह नजर आ जाए कि डबल, सिंगल और इस एलिमेंट के साथ अगर आपको एम्प्टी ऑर्बिटल नजर आ जाए, एम्प्टी ऑर्बिटल, तो उसको भी हम कंजुगेशन कहते हैं। अब एम्प्टी ऑर्बिटल से क्या मतलब है? लेट सपोज अगर आप BF3 का स्ट्रक्चर देखें ना, BF3 का, तो बोरान ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? बोरान ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, मीन इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हुए। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इट्स मीन कि ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले सकता है ना, एक लोन पेयर जो है वो ले सकता है। तो जब एक लोन पेयर ले सकता है, इट्स मीन कि इस बोरान के साथ एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद है, एम्प्टी ऑर्बिटल जो है वो मौजूद है। तो दैट्स वाई अगर आपको इनमें से कोई भी केस नजर आ जाए तो इसको हम कंजुगेशन कहते हैं, इसमें रेजोनेंस होगी। तो ये इसका सेकंड रूल है। और थर्ड रूल के मुताबिक एवरी कार्नर जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। और वो भी मैंने आपको कल तरीका बताया था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस तरह चेक करनी है। मीन या तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। या इस तरह भी हो सकता है कि अगर 2 सिग्मा बॉन्ड हो और एक इसके साथ क्या हो, वो लोन पेयर हो, तो वो भी sp2 हाइब्रिडाइज ही होगा ना। लेकिन शर्त क्या होना चाहिए
कि लोन पेयर मस्ट बी लोकलाइज होगा, इस तरह नहीं है कि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा। और लास्ट वाला रूल है कि ये हकल रूल को भी ओबे करेगा। हकल रूल मीन 4n+2 रूल। वो कह रहा है कि यहां पे जो पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, वो इस रूल के मुताबिक होने चाहिए। और वो रूल क्या है, यहां पे n की वैल्यू आप 0, 1, 2, 3 पुट कर सकते हैं। तो अगर आप यहां पे n की वैल्यू 0 पुट करोगे ना, तो आपके पास आ जाएंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और इसी तरह 4 का डिफरेंस लगाते जाए, 4 का डिफरेंस लगाते जाए। तो मीन जो रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे ना, वो इतने ही होने चाहिए, तब जाके ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अच्छा, अब एंटी एरोमेटिक, इसमें पहला रूल भी दोनों का सेम है, कंपाउंड जो है वो साइक्लिक होना चाहिए, ओके। सेकेंड रूल भी दोनों का सेम है, कंपाउंड में कंजुगेशन होनी चाहिए। और थर्ड रूल भी दोनों का सेम है, हर एक कार्नर sp2 हाइब्रिडाइज भी होना चाहिए। लेकिन फोर्थ रूल जो है वो दोनों का डिफरेंट है। यह कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस फार्मूले के मुताबिक होंगे, लेकिन एंटी एरोमेटिक में 4n के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और यहां पे n का नंबर आप 1 से स्टार्ट करें, 1, 2, 3 एंड 4 सो ऑन। तो अगर आप n की जगह 1 पुट करोगे ना, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप 2 पुट करोगे तो 8, अगर आप 3 पुट करोगे तो 12, 16, 20 एंड सो ऑन। जो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे वो इतने होने चाहिए। अब देखो 4 नंबर यहाँ पे नहीं आ रहा, हकल रूल में नहीं आ रहा। 8 नंबर देखो हकल रूल में नहीं आ रहा। तो जस्ट ये फोर्थ वाले पॉइंट को अगर आप देखोगे तो अगर जो इलेक्ट्रॉन हकल रूल के मुताबिक हो वो एरोमेटिक होगा, अगर 4n के मुताबिक हो तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। अच्छा, इन दोनों में आप कंसिडर करें, इसमें 1, 2, 3 रूल जो है वो दोनों का सेम है। तो अगर मैं नॉन एरोमेटिक की बात करूं तो यहां पे मैं क्या कहूंगा कि इफ कंपाउंड नॉट ओबे रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2 या रूल नंबर 3, इन पहले 3 रूल में से अगर कंपाउंड जहां पर भी फेल हो जाए ना, तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। या सिंपली आप इस तरह कह सकते हो कि जो कंपाउंड ना एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है, तो वो क्या होगा, वो नॉन एरोमेटिक होगा। तो इन पहले 3 रूल में से कंपाउंड जहां पर भी फेल हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम नॉन एरोमेटिक कहेंगे। अब ये नोट कर दे, इस पे हम क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, के कंपेयर अ कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। एक स्ट्रक्चर आपको गिवन होगा, उसमें आपने बताना है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी है या नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट को हम लिखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट पहले रूल से स्टार्ट कर दे, एरोमेटिसिटी को अपने जहन में रख दे। पहले रूल को, साइक्लिक है, यस साइक्लिक है। कंजुगेशन है या नहीं है, देखो डबल, सिंगल, पॉजिटिव, सिंगल, डबल, पूरे कंपाउंड में कंजुगेशन होना चाहिए। तो हाँ, यहां पे तो कंजुगेशन भी है, देखो डबल, सिंगल, पॉजिटिव, कंजुगेशन है। तो जब कंजुगेशन होगा तो इट्स मीन के रेजोनेंस भी होगा, और जब कंजुगेशन होगा तो ये थर्ड रूल को भी ओबे करेगा, हर एक कार्नर sp2 हाइब्रिडाइज भी होगा, हर एक कार्नर sp2 हाइब्रिडाइज भी होगा। तो 4 रूल की तरफ आ जाए। अब इलेक्ट्रॉन निकाल ले कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने पाई है। 2 पाई है, और 2 पाई किधर आ रहा है,
एरोमेटिक है, तो ये कंपाउंड मेरे पास एरोमेटिक है, बिकॉज ये एरोमेटिक के सारे रूल को फॉलो कर रहा है। सेकेंड एग्जांपल लेके, ओके फर्स्ट नंबर बता रहे साइक्लिक है, यस पहला रूल ठीक है। कंजुगेशन देखे, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, ओके होल कंपाउंड में कंजुगेशन है। जब कंजुगेशन होगा तो थर्ड रूल भी ओबे होगा, sp2 हाइब्रिडाइज भी होगा। पाई इलेक्ट्रॉन को देखे 2n2, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या है कंपाउंड, एरोमेटिक और एंटी, एरोमेटिक है, कंपाउंड इज एरोमेटिक। नेक्स्ट देखें, पहला रूल साइक्लिक है, यस साइक्लिक है। कंजुगेशन है या नहीं है, कंजुगेशन भी है। डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल, होल कंपाउंड में कंजुगेशन है, तो मीन sp2 हाइब्रिडाइज भी फिर होगा। और पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद 2n2 4, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट देखें, पहला रूल साइक्लिक है, यस। कंजुगेशन है, डबल सिंगल और सिंगल, देखो दो सिंगल, डबल सिंगल और सिंगल, तो इसको तो हम कंजुगेशन नहीं कहते ना, तो दैट्स वाई यहाँ पे सेकंड रूल फेल हो गया। और मैंने क्या कहा कि पहले तीन रूल में से जब भी एक रूल फेल हो जाए तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा, दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। ओके ये कौन बताएगा, एरोमेटिक एंटी या नॉन, एंटी एरोमेटिक, क्यों, पहला रूल साइक्लिक है, यस। कंजुगेशन है, किधर है कंजुगेशन, डबल सिंगल, ये क्या है, यस बोरान के साथ मैंने कहा एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, तो डबल सिंगल एम्प्टी ऑर्बिटल सिंगल डबल, यस कंजुगेशन भी है, sp2 हाइब्रिडाइज भी होगा। फोर्थ रूल की तरफ देखें, 2n2 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन किधर आ रहा है, वो तो एंटी एरोमेटिक में आ रहा है, सो दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। क्लियर, नेक्स्ट देखें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्या है, साइक्लिक, यस साइक्लिक तो है। कंजुगेशन को जरा चेक करते हैं, डबल सिंगल बोरान लोन एम्प्टी ऑर्बिटल है,
सिंगल डबल, यस कंजुगेशन भी है, तो मीन sp2 हाइब्रिडाइज भी होगा। पाई इलेक्ट्रॉन चेक कर दे, 2 2 और 2, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 पाई किधर आता है, एरोमेटिक में आता है। सो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। क्लियर है? क्या है? एंटी एरोमेटिक। साइक्लिक है, यस साइक्लिक है। कंजुगेशन डबल सिंगल नेगेटिव, यस कंजुगेशन भी है। sp2 हाइब्रिडाइज भी होगा। पाई इलेक्ट्रॉन बता दे जो कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, तो दो ये है, और नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है, दो इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 4 कहाँ पे आता है, वो एंटी एरोमेटिक में आता है। दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। क्लियर? एक और कंपाउंड लिखते हैं, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। ओके, क्यों? चले इधर देखिए जरा, डबल सिंगल, ये डबल तो नहीं है ना, ये तो रिंग से बाहर वाला किस्सा है, तो इसको काउंट नहीं करना। आपने जब भी ये तीन देखने हैं, एरोमेटिक, एंटी और नॉन, सो ये बात नोट कर दे कि इनसाइड द रिंग, रिंग के अंदर आपने चेक करना होगा, बाहर हमारा कोई काम नहीं है इससे। जब आप कहते हो कि फिनोल जो है वो एरोमेटिक है, तो क्या आप ऑक्सीजन का लोन पेयर काउंट कर रहे हो? नहीं, वो तो बाहर है रिंग से, तो आपने इस बाहर वाले को काउंट नहीं करना, बस आपका काम रिंग के अंदर है। तो अब इसको जरा इग्नोर कर दे, तो देखे डबल सिंगल और सिंगल, तो क्या बना, नॉन एरोमेटिक। समझ आ गई कि रिंग के अंदर आपने काउंट करना है, बाहर आपका काम नहीं है। अच्छा, अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ये कार्बन है, ठीक है। तो अगर इस तरह हो जाए कि ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो, और मैं कहूं कि इससे ये वाला कंपाउंड बन गया, जब पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब बता दे, अब क्या है, यस अब एरोमेटिक बन गया ना। चेक करे, कंपाउंड साइक्लिक है, यस। कंजुगेशन चेक करे, डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, कंजुगेशन भी है, तो मीन sp2 हाइब्रिडाइज भी होगा। और पाई इलेक्ट्रॉन देखे 2, वो नेगेटिव चार्ज तो रिंग से बाहर है ना, तो उसको काउंट नहीं करना। रिंग के अंदर कितने हैं, रिंग के अंदर है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 पाई किधर आता है, वो एरोमेटिक में आता है। ये एग्जांपल क्लियर है? क्या? ओके, यस यस, ओके बताता हूं। उसमें भी हम ऑक्सीजन को क्यों काउंट करते हैं, फ्यूरेन। ऑक्सीजन बाहर है रिंग से या अंदर है? ये ऑक्सीजन रिंग का हिस्सा है? क्या ये ऑक्सीजन रिंग का हिस्सा है? तो समझ आई अब?
क्लियर, ये बात क्लियर हो गई कि ऑक्सीजन को हम यहाँ पे क्यों लेते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन रिंग का हिस्सा है, रिंग के अंदर है। सो कंपाउंड एरोमेटिक भी है, सो रिसाइक्लिक भी है, यस। कंजुगेशन देके डबल, सिंगल और लोन पेयर, कल मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। अगर कंजुगेशन में है डबल सिंगल लोन पेयर, सिंगल डबल, कंजुगेशन भी है, sp2 हाइब्रिडाइज भी है। फोर्थ, पाई इलेक्ट्रॉन देखो 2 2 और 2, ये वाला लोन पेयर काउंट नहीं करना, बिकॉज वो वाले पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं जो कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये वाला तो नहीं हो रहा। तो 2 2 एंड 2 कितने हो गए, वो 6 पाई हो गए। सो दैट्स व्हाई कंपाउंड इज एरोमेटिक। लोन पेयर जब कंजुगेशन में आएगा तो वो डीलोकलाइज्ड होगा, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। लेकिन अगर आप पाइरिडीन का स्ट्रक्चर देखें, तो अब कंपाउंड साइक्लिक है, यस। कंजुगेशन देखें डबल सिंगल डबल, क्या ये लोन पेयर इन्वॉल्व हो रहा है कंजुगेशन उसमें, रेजोनेंस में? नॉट इन्वॉल्व यार, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। क्यों? क्या ये कंजुगेशन में है? वो वाला लोन पेयर इन्वॉल्व होगा ना जब डबल सिंगल उसके दरमियान सिंगल बॉन्ड हो। तो अब यहां पे अगर आप चेक करें ना, डबल और लोन पेयर, तो इसके दरमियान सिंगल बॉन्ड किधर है? ये वाला लोन पेयर चेक करें, डबल और लोन पेयर के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो हाँ ये वाला इन्वॉल्व हो रहा है, ये वाला इन्वॉल्व नहीं हो रहा। सो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यस कंजुगेशन भी है, sp2 हाइब्रिडाइज भी होगा। और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 और 2। अब इस केस में मैं ये क्यों नहीं ले रहा? अब आपको पता चला ना कि ये तो कंजुगेशन में नहीं है, आपने सिर्फ उस लोन पेयर को लेना है जो कि कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो पाइरिडीन क्या है? वो एरोमेटिक है। क्लियर? सर ये जो आपने पहला स्ट्रक्चर दिया तो इसको हम नॉन एरोमेटिक लिखेंगे पेपर में, क्योंकि जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो भी तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है। नहीं, अगर आपको ये गिवन हो ना तो ये नॉन एरोमेटिक है। ये तो मैंने आपको कहा ना कि नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन सकता है, लास्ट में मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा कि ये तो नॉन एरोमेटिक है लेकिन देखो बन सकता है, एरोमेटिक बन सकता है। तो जो स्ट्रक्चर आपको गिवन हो आपने सिर्फ उसको एक्सप्लेन करना है। अगर ये आपको गिवन हो तो नॉन एरोमेटिक, ये आपको गिवन हो तो एरोमेटिक। पॉइंट नंबर 2 को नोट कर दे इसमें, कंपेयर स्टेबिलिटी। आपसे स्टेबिलिटी का पूछ सकते हैं। सो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ ऑर्डर है कि एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद नॉन एरोमेटिक होगा और सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, दिस इज एक्सपेरिमेंटली। तो अब एमसीक्यूज को देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, तो ये बाकी सारे क्वेश्चन आप तब सॉल्व कर सकते हो जब आपको एरोमेटिक, एंटी और नॉन एरोमेटिक के दरमियान डिफरेंशिएट कर सकते हो। ए नंबर में इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो चले मुझे बता दे ये कंपाउंड क्या है? नॉन, बिकॉज कंजुगेशन नहीं है, डबल सिंगल और सिंगल, सो दिस इज नॉन एरोमेटिक। ये क्या है?
ये एरोमेटिक है, कंजुगेशन सब कुछ है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है एंटी, बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये हो गए और नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक। तो अब स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो, अगर ये ऑर्डर आपको याद हो, एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो इट्स मीन के बी सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, तो उसके बाद ए, और इसके बाद एंटी एरोमेटिक, तो इसके बाद सी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर? यस सर। क्लियर है इसमें पॉइंट नंबर 2? यस सर। यस सर। मिटा दूं? यस सर। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि अगर मैं आपसे पूछूं एसिडिटी स्ट्रेंथ का, एसिडिटी स्ट्रेंथ कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने एसिडिटी को जब डिफाइन किया था तो मैंने आपको कहा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जिसका कंजुगेट बेस क्या हो, स्टेबल हो, स्ट्रॉन्ग नहीं हो। जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल हो, मतलब कंजुगेट बेस नेगेटिव चार्ज जिस पे स्टेबल हो, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख दूं कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस? ये बात ठीक होगी? जितना कंजुगेट बेस स्टेबल रहेगा, जितना कंजुगेट बेस स्टेबल रहेगा, उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। क्लियर? अच्छा, अब क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन को लेके आपको लिखा है कि कंपेयर द एसिडिटी स्ट्रेंथ कंपेयर द एसिडिटी स्ट्रेंथ। क्लियर? ऑप्शन ए में आपको लिखा है ये वाले हाइड्रोजन की एसिडिटी बतानी है कि इसमें कौन सा हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। ये ऑप्शन बी, वन ए बी सी, कौन सा ज्यादा इसमें एसिडिक होगा? सो आपने क्या करना है, बस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी को चेक करना है। कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो सारे बोर्ड की तरफ देखिए। अब इधर मैंने इस तरह किया कि यहां से हाइड्रोजन को हटाया, तो जब हाइड्रोजन को हटाया तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? फिर नेगेटिव यार। कंजुगेट बेस पे कौन सा चार्ज होता है? हाइड्रोजन जब रिलीज होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा ना। अच्छा, इसमें हाइड्रोजन को हटाया, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? इस कार्बन पर भी नेगेटिव आया, और नेगेटिव चार्ज को हम कंजुगेट बेस कहते हैं। फिर मैंने यहां से भी ये हाइड्रोजन को हटाया
और इस वाले पे इस वाले कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज। अब देखें, ये सारे कंजुगेट बेस है, बस अब जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अब मुझे बता दे, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी या नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक और ये एरोमेटिक। किसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है? सी का ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज स्टेबिलिटी ऑर्डर इससे पहले मैंने क्या कहा? एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक। तो सी का कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एसिडिटी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ? सी नंबर हुआ। इन दोनों में कंजुगेट बेस किसका स्टेबल है? फिर ऑप्शन ए हुआ और फिर सो दिस इज द, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एसिडिटी ऑर्डर हुआ। क्लियर? ये एसिडिटी ऑर्डर हुआ। बस हाइड्रोजन को हटा दें, अगर कोई नेगेटिव चार्ज एरोमेटिक बन रहा है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक। तो इससे आप एसिडिटी वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, पॉइंट 4 लेके इससे आप रिएक्टिविटी वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। रिएक्टिविटी, इसके लिए एक ऑर्डर अपने पास नोट कर दें कि एक कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव क्यों होगा। रिएक्टिविटी क्या मैं लिख सकता हूं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये बात ठीक होगी। reactivity is directly proportion to stability of carbocation, या मीन कार्बोकेटाइन की बजाय इंटरमीडिएट। आपने ऑर्गेनिक में एक बात पढ़ी है, देखो मैं आपको बताता हूं कि टर्शियरी अल्कोहल जो है वो सेकेंडरी से ज्यादा रिएक्टिव है और सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो प्राइमरी से ज्यादा रिएक्टिव है। इसी तरह है, दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। जब मैं टर्शियरी अल्कोहल का स्ट्रक्चर ड्रा कर दूं तो मैं कहूंगा कि ये क्यों ज्यादा रिएक्टिव है। अब सारे जरा सोचें, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये यहां से चला जाएगा, इसका इंटरमीडिएट क्या बनता है? टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन रहा है ना? टर्शियरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। प्राइमरी वाले को देखें, प्राइमरी वाले से अगर मैं OH को हटा दूं तो इसका इंटरमीडिएट क्या बनता है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है। तो मैंने क्या कहा? रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा वो कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा। जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा वो कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, अब क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में मैंने लिखा कि कंपेयर
compare the reactivity order. Compare the reactivity order. तो वो तो आपको खैर पता है, एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। वही पहला वाला स्ट्रक्चर है, बट वहां पे मैंने हाइड्रोजन लगाया था क्योंकि मैं एसिडिटी को डिफाइन कर रहा था। हाइड्रोजन की जगह पे सिंपल क्लोरीन लगाया। तो स्टार्ट में ये सारे कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हैं। इस तरह नहीं है कि स्टार्ट में ये एरोमेटिक देखे नॉन एरोमेटिक, ये भी नॉन एरोमेटिक, डबल सिंगल सिंगल नॉन एरोमेटिक, ये भी देखो नॉन एरोमेटिक, डबल सिंगल सिंगल सारे नॉन एरोमेटिक है। स्टार्ट में ये सारे नॉन एरोमेटिक है, सारों एक ही जैसे है। अब रिएक्टिविटी में हमेशा फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होता है। अब इसको मैंने यहां से हटाना है। अब क्वेश्चन ये है कि कहां से ये क्लोरीन आसानी से निकलेगा, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है। तो मैं डायरेक्ट कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट को चेक करूंगा। किस तरह, जब क्लोरीन यहां से चला जाए तो अब इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, अब पॉजिटिव आएगा, अब पॉजिटिव आएगा। उस केस में नेगेटिव आ रहा था बिकॉज हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, लेकिन अब क्लोरीन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो अब यहां पे पॉजिटिव आएगा। क्लियर, यहां पे तो डबल बॉन्ड नहीं है, पॉजिटिव। ओके, यहां से भी क्लोरीन चला गया, यहां पे आ गया पॉजिटिव, और यहां से भी क्लोरीन चला गया, तो यहां पे आया पॉजिटिव। अच्छा, अब बता दे, जो कार्बोकेटाइन बना है इसका नेचर क्या है, नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। यहां पे जो कार्बोकेटाइन बना है इसका नेचर एरोमेटिक है, दो पाई इलेक्ट्रॉन है। यहां पे जो कार्बोकेटाइन बना है इसका नेचर एंटी एरोमेटिक है, देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ऑप्शन बी वाला स्टेबल है ना। तो मैंने क्या कहा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रिएक्टिविटी। तो करेक्ट ऑप्शन बता दे बी, फिर ए और फिर सी। क्लियर, तो ये जो ए बी कंपाउंड है दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्लियर, चौथा वाला पॉइंट।